नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम फिर से पशु परिचर भर्ती के पार्ट बी की बात करने जा रहे हैं, पशुपालन से संबंधित। तो पशुपालन से संबंधित पार्ट बी की हम बात करेंगे। इसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसमें है निम्न में से कौन सी एंटीडोट औषधि का उदाहरण है? एस्पिरिन, सैलिसिलिक अम्ल, कुनेन, लोह लवण। कौन सी जो है वो एंटीडोट्स औषधि जो है उसका उदाहरण है? एंटीडोट औषधि क्या होती हैं? जो कि विष को खत्म करती हैं। जो वे औषधियाँ जो कि मतलब कि पशु के शरीर में जो विष होता है, मतलब कि किसी भी मतलब कि किसी भी रोग या का जिसका विष होता है उसे खत्म करती हैं एंटीडोट औषधियाँ। तो उसका उदाहरण कौन सा है? एस्पिरिन, सैलिसिलिक अम्ल, कुनेन या फिर लोह लवण। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा? लोह लवण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लोह लवण। लोह लवण क्या करता है? तो साइनाइड, जो साइनाइड का विष होता है, साइनाइड के विष को खत्म करता है लोह लवण। तो विष को खत्म करती हैं एंटीडोट औषधियाँ, जिन्हें क्या कहते हैं? प्रतिरोधक औषधियाँ कहते हैं, या फिर एंटीडोट्स कहते हैं। और साइनाइड के विष को खत्म करती है लोह लवण। बाकी इन दूसरी औषधियों की बात करें, एस्पिरिन, सैलिसिलिक और कुनेन, इनकी बात करें तो ये हो जाती है हमारी एंटीपायरेटिक। कौन सी? एंटीपायरेटिक। जो एंटीपायरेटिक जो औषधियाँ हैं वो कौन सी हैं? एस्पिरिन, सैलिसिलिक अम्ल, कुनेन, और इनमें आती है एक और पैरासिटामोल। कौन सी? पैरासिटामोल। ये कौन सी औषधियाँ हो गई हमारी? एंटीपायरेटिक। और ये क्या करती हैं? तो शरीर के ताप को कम करती हैं। ताप को कम करती हैं। पशु के शरीर को ताप को कम करती है कौन सी? एंटीपायरेटिक औषधियाँ। क्या कहती हैं इसमें? पैरासिटामोल, एस्पिरिन, सैलिसिलिक अम्ल और कुनेन। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? एंटीडोट औषधियों में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लोह लवण। जो क्या काम करता है? विष को खत्म करता है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी औषधियाँ तंत्रिका तंत्र को शांत करके दर्द को कम करती हैं? तो तंत्रिका तंत्र को, जो नर्वस सिस्टम होता है, उसको शांत करती हैं और दर्द को कम करती हैं। यानी सिर दर्द जो होता है उसको कम करती हैं, या फिर तंत्रिका तंत्र को शांत करके दर्द को कम करती है पशु के शरीर में। तो एंटीबायोटिक औषधियाँ, एंटीडोट्स, एनाल्जेसिक या फिर एक्सपेक्टेरेंट। तो तंत्रिका तंत्र को कौन शांत करती है? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जो दवाइयाँ होती हैं वो किसको शांत करती हैं? तंत्रिका तंत्र को शांत करती हैं एनाल्जेसिक दवाइयाँ। जिसमें क्या कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं? तो उनकी बात करें एनाल्जेसिक की, तो एक दो हो गई अमोनिया, अमोनिया आती है, कपूर, लिनीमेंट, लिनीमेंट, और एक और आती है हमारी कौन सी? एस्पिरिन। एस्पिरिन। ये जो दवाइयाँ होती हैं वो किस में आती है? तंत्रिका तंत्र को शांत करने के काम में आती है। एस्पिरिन जो हो गई हमारी एंटीपायरेटिक में आती है, जो कि ताप को भी कम करती हैं। तंत्रिका तंत्र को शांत करती है यानी दर्द कम करती है, तो ताप को भी ये कम करती हैं। कौन सी औषधियाँ हो गई? एनाल्जेसिक औषधियाँ हो गई। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कौन सा हो गया? तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? कीटोसिस, एफएमडी, सर्रा, एंथ्रेक्स। तो जो हमारा पशु, जो अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ, उसमें कौन सा पूछा था? तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है? उसमें कौन सा था? ब्लैक क्वार्टर। एक तो ब्लैक क्वार्टर ऑप्शन था, और जीवाणु जनित पूछा था उसमें कौन सा था? तो होमेरेजिक जो एचएस रोग है, एचएस रोग था आंसर। एचएस जो रोग है वो आंसर था। इसके अलावा हमारे इस क्वेश्चन की बात करें तो प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? तो कीटोसिस, एफएमडी, सर्रा या फिर एंथ्रेक्स। कौन सा है प्रोटोजोआ जनित? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सर्रा रोग। सर्रा रोग जो है वो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। बाकी एंथ्रेक्स जो रोग है वो किसका रोग है? जीवाणु जनित। जीवाणु जनित रोग कौन सा है? एंथ्रेक्स रोग। और एफएमडी रोग की बात करें तो फुट एंड माउथ रोग, इसे क्या कहते हैं? फुट एंड माउथ रोग। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? खुरपका या मुंह पका रोग। जो किसका उदाहरण है? विषाणु जनित का। विषाणु जनित या फिर वायरस जो डिजीज होती हैं, वायरल डिजीज है, उनका उदाहरण है जो एफएमडी रोग, फुट एंड माउथ रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा हो गया? सर्रा रोग। डी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सर्रा रोग होता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या है हमारा? एनडीडीबी केंद्र कहाँ स्थित हैं? एनडीडीबी की बात करें तो एनडीडीबी की फुल फॉर्म देखते हैं तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड।
ये हमारे कहाँ स्थित है? तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आनंद गुजरात में स्थित है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और इसके अलावा बात करें भी जो NDDB का ऑफिस तो हो गया हमारे आनंद गुजरात में। इसके अलावा बात करें तो जो NDRI जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है ये कहाँ स्थित है? हमारा करनाल हरियाणा में स्थित है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात में स्थित है। बाकी इज्जतनगर यूपी में जो हमारा पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ स्थित है? इज्जतनगर यूपी में, जिसे कहते हैं IVRA कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा छठा प्रश्न क्या है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? कार्तिक पशु मेला, घोगामेडी पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, तेजाजी पशु मेला। तो श्रावण पूर्णिमा से कब? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक 15 दिनों के लिए ये कौन से मेले का आयोजन होता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तेजाजी मेला। तेजाजी जो पशु मेला है वो कहाँ पड़ता है? हमारा परबतसर, फिर आ गया हमारा डिडवाना, कुचामन, ये नया जिला बना है। और पहले की बात करें तो नागौर, पहला कौन सा जिला था? तो नागौर जिला जो है वो हमारा था। तो ये नए जिले के अनुसार पूछ ले तो डिडवाना, कुचामन, और स्थान पूछ ले तो परबतसर, और पुराना जिला नागौर। तो इसकी तेजाजी पशु मेले की बात करें तो इसमें कौन से पशु अधिक आते हैं? तो नागौरी नस्ल के। कौन से? नागौरी नस्ल के पशु अधिक आते हैं। और इसकी बात करें तो इसमें मतलब कि तेजाजी पशु मेला जो है वो 2019 से पहले आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला था। और श्रावण पूर्णिमा या श्रावण या भाद्रपद महीने की एक और नए मेले की बात करें तो घोगामेडी पशु मेला, जो कहाँ पड़ता है? हमारा नौहर हनुमानगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नौहर हनुमानगढ़ में पड़ता है। और कब पड़ता है? तो श्रावण पूर्णिमा से, कब पड़ता है ये? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक। कब पड़ता है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक पड़ता है। और नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं तो सातवां प्रश्न क्या है? संख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय मेला कौन सा है? पशुओं की संख्या की दृष्टि से, पशुओं की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा मेला, राज्य स्तरीय मेला कौन सा है? रामदेव पशु मेला, कमेती सागर पशु मेला, जसवंत पशु मेला, कार्तिक पशु मेला। तो कौन सा है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कार्तिक पशु मेला। कार्तिक पशु मेला जो है वो पशुओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है राजस्थान का। कहाँ पड़ता है? तो पुष्कर अजमेर। कहाँ पड़ता है? पुष्कर अजमेर में पड़ता है। इसके अलावा बात करें तो ये जो मेला है वो कब पड़ता है हमारा? ये मेला हमारा कब पड़ता है? कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष द्वितीया तक, कृष्ण द्वितीया तक। कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तक पड़ता है। और कहाँ पड़ता है? पुष्कर अजमेर में पड़ता है। गिर गाय अधिक आती हैं इसमें। कौन से पशु अधिक आते हैं? तो गिर गाय अधिक आती हैं। और इसके अलावा बात करें तो जो कमेती सागर पशु मेला, ये जो है वो हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। और कहाँ पड़ता है? तो चादरापाटन झालावाड़ में। चादरापाटन झालावाड़ में पड़ता है कमेती सागर पशु मेला। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं तो आठवां प्रश्न क्या है हमारा? तो आठवां प्रश्न देखते हैं। 20वीं पशु गणना के अनुसार गायों की कुल संख्या के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? गायों की संख्या के अनुसार भारत में राजस्थान का स्थान पूछा है 20वीं पशु गणना है उसके अनुसार। तो पहला, दूसरा, चौथा, छठा, कौन सा स्थान है गायों की संख्या के अनुसार? छठा स्थान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। छठा स्थान जो है वो राजस्थान का है। तो पहला स्थान किसका है? तो पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। और कुल पशुओं की बात करें तो कुल पशुओं में हमारा कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। कुल पशुओं में दूसरा स्थान है। पहला स्थान जो है वो यूपी का है। किसका है? पहला स्थान यूपी का है। हमारे राजस्थान में कुल जो पशु हैं उनमें दूसरा स्थान है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं तो नौवां प्रश्न क्या है? 2022-23 के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में प्रति व्यक्ति उपलब्धता पूछी थी भारत
भारत की पूछी, वो भी 2021 की पूछी थी। मैं आपको सभी बताता हूँ, 2021 और 22 दोनों की बताता हूँ राजस्थान की। तो 2022-23 के अनुसार कितनी दूध उपलब्धता है, तो 1138 मिलीलीटर प्रति व्यक्ति पर ईयर, मतलब कि 1138 मिलीलीटर प्रति व्यक्ति पर ईयर जो है वो 2022-23 की राजस्थान की प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है। और 2021-22 की बात करें तो 1150 मिलीलीटर। 2021-22 में क्या थी, तो 1150 मिलीलीटर थी। तो हमारे जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा था वो किसका था, 2021-22 का था, वो भी भारत का था। और उसमें आंसर कौन सा था, तो 444 मिलीलीटर था। ये आंसर उसमें करेक्ट था। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से राजस्थान की कुल पशु संख्या में कितनी है, कुल पशु संख्या कितनी है, बीसी पशु गणना के अनुसार पूछा है। बीसी पशु गणना के अनुसार कुल पशु संख्या कितनी है राजस्थान की, 56.8 मिलियन, 57.7 मिलियन, 58 मिलियन, 50.6 मिलियन। तो कुल पशु संख्या कितनी है, 56.8 मिलियन। बीसी पशु गणना 2019 की पशु गणना के अनुसार 20वीं, इसके अनुसार 56.8 मिलियन है। पहले कितनी थी, तो पहले थी 57.7 मिलियन। 2012 की जो 19वीं पशु गणना थी, 2012 की 19वीं पशु गणना के अनुसार 57.7 मिलियन थी, जो कि घटकर 56.8 मिलियन हुई। और इसमें कमी कितनी हुई, तो 1.61% की कमी हुई। कितनी हुई, 1.61% की कमी हुई है। तो ये ध्यान रखना। और राजस्थान, भारत की कुल जनसंख्या राजस्थान में कितना है पशु जनसंख्या का, तो राजस्थान में कितना प्रतिशत है, 10.60%। 10.60% है कुल पशु संख्या का। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न ये आ गया हमारा क्वेश्चन, वो कोई क्वेश्चन है, भारत में राजस्थान का बीसी पशु गणना के अनुसार कुल पशु संपदा का कितना प्रतिशत है, 10.60%। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 10.60%। तो भारत में कुल कितनी जनसंख्या है पशुओं की, 535 मिलियन, 535 मिलियन है। और राजस्थान में कितनी है, तो 56.8 मिलियन, हमने अभी बात की 56.8 मिलियन है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है, मुर्गी की किस नस्ल में कलंगी मटर के दाने जितनी छोटी होती हैं। मुर्गी कौन सी नस्ल है जिसमें कलंगी जो होती हैं वो मटर के दाने जितनी छोटी होती हैं, व्हाइट लेगहॉर्न, मिनोरका, रेड कॉर्निश, प्लाईमाउथ रॉक। तो किस में कलंगी मटर के दाने जितनी छोटी होती हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रेड कॉर्निश। रेड कॉर्निश नस्ल है उसमें कलंगी जो होती हैं बिल्कुल छोटी होती हैं, और इसमें जो होते हैं कलंगी हैं वो बिल्कुल छोटी होती हैं। और मुर्गी की नस्ल हैं रेड कॉर्निश, जो क्या है, द्विप्रयोजनीय नस्ल है, द्विप्रयोजनीय नस्ल हैं। और इसमें जो मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, मांस उत्पादन के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, रेड कॉर्निश नस्ल प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात करें तो व्हाइट लेगहॉर्न नस्ल, जो व्हाइट लेगहॉर्न नस्ल हैं वो आकर्षक नस्ल होती हैं, आकर्षक सफ़ेद आकर्षक नस्ल होती हैं व्हाइट लेगहॉर्न नस्ल, जो कि अंडे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, अंडे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। विश्व में अंडे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध व्हाइट लेगहॉर्न नस्ल हैं। और इसमें जो रेड कॉर्निश नस्ल हो गई, इसमें कलंगी बिल्कुल छोटी होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है, केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, करनाल हरियाणा, हिसार हरियाणा, आनंद गुजरात, सूरतगढ़, श्री गंगानगर। तो केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, हिसार हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हिसार हरियाणा में क्या स्थित है, केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान। और इसके अलावा बात करें तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान भी यहीं स्थित है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, हिसार हरियाणा में। इसके अलावा बात करें तो थारपारकर नस्ल का प्रजनन केंद्र, थारपारकर नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, सूरतगढ़, श्री गंगानगर में। और एक और प्रजनन केंद्र है थारपारकर नस्ल का, तो कहाँ पर है, चांदन जैसलमेर में। कहाँ स्थित है, चांदन जैसलमेर में स्थित है। कौन सा, थारपारकर नस्ल का प्रजनन केंद्र। किसकी नस्ल है, तो मवेशी या गाय की नस्ल है, गाय की नस्ल है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या है हमारा, तो 14वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है, गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर में क्या प्रश्न आया था कि सर्वाधिक वसा किस में पाई जाती है, उसमें ऑप्शन भेड़ नहीं था। और भेड़ में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 7.81%।
इसके बाद कौन सी पाई जाती है, भैंस में पाई जाती है 7.38%। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन करेक्ट था, उसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भैंस में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। उसमें भेड़ ऑप्शन नहीं था, तो उसमें कौन सा हो गया, भैंस हो गया। और गाय में कितनी पाई जाती है, 4.14%। और बकरी में कितनी पाई जाती है, 4.38% या फिर 4.5%। इसमें पाई जाती है भेड़ में, या फिर 25%, 4.25% भी मानते हैं, 38 या 25 लिखते हैं। तो ये याद रखना। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न क्या है हमारा, किस मवेशी की नस्ल का रंग सफ़ेद होता है, उसके चेहरे पर लाल भूरे धब्बे पाए जाते हैं, चॉकलेटी धब्बे। एक तो ये भी हमारा क्वेश्चन वो कोई हो गया, सुपरवाइजर के पेपर में क्वेश्चन आया था, जिसमें 3 जो कथन दिए थे उनमें से पहचानना था कि भाई किसकी नस्ल है। तो हमारी एक जो कोड था उसमें ये था, कथन ये था कि मवेशी की नस्ल का रंग सफ़ेद होता है, उस पर गहरे लाल या भूरे धब्बे, चॉकलेटी धब्बे पाए जाते हैं, और जिसे हमारी भाषा में कहते हैं चितकबरा रंग। इसे हमने क्या लिखा था कि भाई चितकबरा रंग होता है। हमने क्लास में बताया भी था कि चितकबरा रंग किसका होता है, तो राठी नस्ल का होता है, जो कि एक संकर नस्ल है। किसकी संकर नस्ल है, तो रंग के हिसाब से सफ़ेद प्लस गहरा लाल, सफ़ेद प्लस गहरा लाल किसका होता है, सफ़ेद तो हमारे थार पारकर का होता है, और गहरा लाल साहिवाल का होता है। तो इन दोनों की संकर नस्लें हैं, थार पारकर और साहिवाल की राठी नस्ल, जो कि हमारी राजस्थानी कामधेनु कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, क्या कहते हैं, कामधेनु कहते हैं। इसका कलर क्या होता है, सफ़ेद प्लस गहरे भूरे धब्बे हैं, लाल धब्बे, चॉकलेटी धब्बे होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चितकबरा रंग, चितकबरा रंग कहते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न, 16वां प्रश्न क्या है हमारा, डेकेनी किसकी नस्लें हैं, भेड़, बकरी, ऊँट, मुर्गी। तो डेकेनी नस्लें हैं वो किसकी नस्लें हैं, भेड़ की नस्ल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भेड़ की नस्ल कौन सी है, डेकेनी नस्ल। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न, 17वां प्रश्न क्या है, एंटेरोटॉक्सिमिया रोग हैं जीवाणु जनित, विषाणु जनित, परजीवी जनित, प्रोटोजोआ जनित। तो एंटेरोटॉक्सिमिया रोग कौन सा जन है, तो जीवाणु जनित रोग है। कौन सा रोग है, जीवाणु जनित रोग। इसे क्या कहते हैं, फड़किया कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में फड़किया कहते हैं, जिसमें जो भेड़ और बकरी होती हैं उनमें आफरा आ जाता है। क्या आ जाता है, आफरा आ जाता है। फड़किया रोग भी कहते हैं, एंटेरोटॉक्सिमिया रोग हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न, 18वां प्रश्न क्या है, पशुओं में टीकाकरण के लिए उपयुक्त समय कौन सा होता है, अक्टूबर से नवंबर, मई से जून, जनवरी से फरवरी, इनमें से कोई नहीं। पशुओं के टीकाकरण में उपयुक्त समय कौन सा होता है, मई से जून। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मई से जून। तो प्री मानसून जिसे कहते हैं, प्री मानसून कहते हैं, प्री मानसून समय जो होता है वो पशुओं के टीकाकरण के लिए उपयुक्त समय होता है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न, 19वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 19वां प्रश्न क्या है, निम्न में से किस भेड़ की नस्ल में जोरिया कहते हैं, किस नस्ल को जोरिया कहते हैं, पुंगल नस्ल, नाली नस्ल, मारवाड़ी नस्ल, जैसलमेरी नस्ल। किस नस्ल को जोरिया नस्ल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मारवाड़ी नस्ल को जोरिया नस्ल भी कहते हैं। जो कि मतलब कि जोरिया नस्ल कहाँ कहते हैं, यूरोप में कहते हैं। कहाँ कहते हैं, यूरोप में कहते हैं। और इसकी बात करें तो इसमें जो मोटी ऊन, निम्न श्रेणी की मोटी ऊन पाई जाती हैं, निम्न श्रेणी की मोटी ऊन प्राप्त होती हैं, सफ़ेद रंग की ऊन होती हैं, सफ़ेद रंग की ऊन होती हैं। इसी कारण इसे यूरोप में जोरिया कहते हैं। और इसकी बात करें तो, इसके अलावा बात करें तो जो नाली नस्ल, नाली नस्ल जो होती है उसकी ऊन पीले रंग की होती है। कौन से कलर की होती है, पीले रंग की होती हैं, जो पीले रंग की होती हैं ऊन। और नाली नस्ल कहाँ पाई जाती है, हनुमानगढ़ साइड पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट लास्ट, आज के लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न क्या है हमारा, अविवस्त्र नस्ल हैं बकरी की, गाय की, भैंस की, भेड़ की। तो अविवस्त्र किसकी नस्ल हैं, भेड़ की नस्लें। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भेड़ की नस्लें, जो कि किसके द्वारा तैयार है, CSWARA द्वारा। CSWARA केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो है उसके द्वारा तैयार है अविवस्त्र नस्ल। किसकी संकर नस्ल है, तो मेरिनो या फिर चोकला, मेरिनो या फिर चोकला की संकर नस्लें कौन सी, अविवस्त्र नस्ल हैं। इसके अलावा जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है उसके द्वारा अविकालीन नस्ल भी तैयार की गई हैं। कौन सी नस्ल, अविकालीन नस्ल भी बनाई गई हैं, जो कि किसकी नस्लें हैं, जो भी भेड़ की नस्लें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पशु परिचर से संबंधित और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ, तो बने रहिए तब तक।